नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आज आकांक्षा मैम 2 दिन के बाद जुड़ गई हैं। इतना दिल से खुशी हो रहा है कि आकांक्षा मैम आ गई हैं। तो आकांक्षा मैम आप थोड़ी देर के बाद ना ये जरूर बताइएगा कि शायद मैम का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, बाद में बात करेंगे। तो हम लोग कफश शूल की चिकित्सा और संप्राप्ति देखेंगे। आकांक्षा मैम आप आ गई हैं। आप जरूर बताइएगा कि वो जो विश्व व्याख्यान माला हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए अभी, लेकिन थोड़ी देर के बाद बताइएगा। अभी हम थोड़ा ये विषय पे आते हैं। तो इसमें हम लोग ना ये देखते हैं कि कफश शूल की संप्राप्ति और लक्षण। इसमें क्या बता रहे हैं कि पहले तो हेतु बताए, फिर संप्राप्ति और लक्षण ऐसे बताएं। पेट दर्द हो रहा है, कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है और पेट दर्द हो रहा है, तो क्या सीन होता है बॉडी में वो देखते हैं। ऐसे बता रहे हैं कि आनुपवारिज किलाट पयो विकारे मासिक शुपिष्ट कृष्णा तिल शशकुली भी अन्यर्बलास जनकैरपि हेतुभिश्च श्लेष्मा प्रकोप उपगम्य करोति शूलम हृल्लास कास सदना रुचि संप्रसेके रामाशय स्तिमित कोष्ठ शिरु गुरुत्वैहि भुक्ते सदैव ही रुजम कुरुते अतिमात्रम सूर्योदय अथ शिशिरे कुसुमागमे च। इतना बढ़िया बताया। और आपके पास ऐसे ही पेशेंट आएंगे, मतलब ऐसा मत सोचिए कि किताब से बाहर कुछ आएगा। जितने भी अपने आचार्य हैं बहुत ही रिसर्च करके इन्होंने कोई भी चीजें लिखी है और ऐसा ही होता है। इसमें ऐसे जो बता रहे हैं कि जल जीवों का मांस, जो जल जीव जो रहते हैं पानी में रहने वाले जो प्राणी हैं, जैसे मछली हो गई, केकड़ा हो गया और ये हो गया टॉर्टोइज हो गया, जो भी चीज जल जीवों का मांस है, जल के समीप रहने वाले जीवों का मांस, ये क्या होता है, कफ वर्धक होता है बहुत ज्यादा। और खोया जो रहता है, मावा जो बोलते हैं, और दूध से बने हुए पदार्थ, फिर मांस का सेवन करना, ईख का रस, पिट्ठी के बनाए हुए पदार्थ है, खिचड़ी का सेवन करना, तिल का सेवन करना। खिचड़ी जो होता है ना कृष्णा, ये कफ वर्धक होता है क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा रहता है। और हम दाल खिचड़ी भी खाते हैं या और भी कोई खिचड़ी खाता है तो उसमें कफ वर्धक बढ़ाने का सब गुण धर्म रहता है। ईख का रस बहुत ज्यादा मात्रा में, पिट्ठी की बनाई हुई चीजें लेना, खिचड़ी, तिल, शष्कुली, कफ को बढ़ाने वाले अन्य पदार्थ खाने से कफ कुपित होकर शूल उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ पे शूल क्यों हो रहा है, वायु से ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कफ बढ़ा हुआ है और कफ की वजह से आम भी बना है और कफ भी इतना ज्यादा बना है, तो वो कफ क्या कर रहा है, अवरोधात्मक संप्राप्ति कर पेट दर्द कर रहा है। इसमें और क्या लक्षण आते हैं, तो उबकाई आता है बहुत ज्यादा, जी मिचलाता है, उबकाई, हुरलास भी होता है। उसके बाद में हुरलास मतलब नौशिया फीलिंग होता है,
खांसी आती है, कास। उसके बाद में अंगों में पीड़ा और अरुचि हो जाती है। मुख से लार गिरता है बहुत ज्यादा, सलाइवेशन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में आमाशय में पीड़ा होती है, कोष्ठ बंध जाता है। इसके बाद में सिर भारी होता है, शिरोगुरुता। भोजन करने पर हमेशा पीड़ा अधिक होती है। तुरंत खाया, मधुर अवस्था पाक के टाइम पर ही, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है, क्लेदर कफ बढ़ा हुआ है, उसी टाइम पे पेन ज्यादा हो जाता है। फिर प्रातः और शिशिर और वसंत ऋतु में जो कफ का काल है उसमें ये पीड़ा ज्यादा हो जाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि श्लेष्मिकम महा अनुपित्यादि अनुपवारिजम मासाधिकम किलाटम तर्क कुर्चिका कृष्णा तिल तंडुल माशीय वागु सूर्योदय प्रातः कुसुमागमे वसंते। इसका मतलब यह है कि श्लेष्मिक शूल का निर्देश करते हैं अनुपित्यादि। अनुभव वारिज से कुलेचर एवं जलज प्राणियों के मांस का ग्रहण होता है। किलाट शब्द से तक्र कुर्चिका मतलब छाछ का पनीर का ग्रहण होता है। तिल चावल और उड़द की खिचड़ी को यवागु कहते हैं। तिल भी है, उड़द भी है, चावल भी है। और यहाँ पर उड़द के खिचड़ी जो रहता है उसका उल्लेख है। सूर्योदय मतलब प्रातःकाल, कुसुमागम मतलब वसंत। तो ये बोल रहे हैं कि सुअर, हंस, सारस आदि अनुपदेशज कई और मछली आदि जलजात प्राणियों के मांस, किलाट मतलब जो छाछ का पनीर होता है, खोआ का मावा का प्रयोग करना, फिर रबड़ी आदि से बने हुए पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब, मांस, ईख, पिट्ठी, खिचड़ी, तिल, जलेबी, अन्य जो भी कफ को प्रकोपित करने वाले कारण या पदार्थ हो उनके सेवन करने से प्रकोपित हुआ कफ शूल उत्पन्न कर देता है। उसके लक्षण लिखते हुए कहते हैं कि कफश शूल में हुरलास होता है, उबकाई आती है, खांसी आता है, अंग साद हो जाता है और रोचक होता है, थुकथुकी होती है बहुत ज्यादा, स्तमित मतलब जैसे कि गीला कपड़ा लपेट दिया ऐसा होता है, कोष्ठ और सिर में भारीपन होता है। यह शूल आमाशय में होता है। भोजन करने के तत्काल पश्चात जो मधुर अवस्था पाक का जो टाइम होता है वहां उस टाइम प्रातः काल में, सूर्योदय के समय, शिशिर में, माघ और फागुन में, और वसंत चैत्र वैशाख इस सीजन में कफशूल का अधिक प्रकोप हो जाता है। और इसमें चिकित्सा क्या करना चाहिए, इसमें पूरा सार्वदेहिक लक्षण तो कफ वाले बता दिए। चिकित्सा बता रहे हैं कि योग रत्नाकर में मिलता है चिकित्सा। शाल्यन्नम जांगलम मासम अरिष्टम कटुकम रसम मध्यान्ह जीर्ण गोधुम कफ शूले प्रयोजयेत। मतलब कफश शूल में पुराना चावल खाना चाहिए, क्योंकि हमें नया चावल तो अभिसंधि होता है, वह कफ का प्रकोप कर रही है। यहाँ पे पुराना चावल खाना चाहिए। जांगल मांस रस खाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा उष्ण होता है। कटु रस के द्रव्य खाने चाहिए, जैसे कि जो गरम मसाले हैं वो खाने चाहिए, क्योंकि कफ का शमन करना है। और हम लोग चिकित्सा में त्रिकटु और पंचकोल और त्रिउष्ण ये सब दे सकते हैं। पुराना मद्य पीना चाहिए। आसवरिष्ठ इनका आहार में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। फिर उष्ण, तीक्ष्ण और क्षारयुक्त रुक्ष द्रव्यों का औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्निग्ध गुण बढ़ा हुआ है तो रुक्ष द्रव्यों का प्रयोग करना है, क्षार का प्रयोग करना है। तो आप बेकिंग सोडा वगैरह है ना इसमें डाल के खाएं, खाने वाला सोडा डाल के। वातशूल अब इतना भी नहीं खाना है, हिसाब से कोई भी चीज मात्रा के हिसाब से। वातशूल समान इसमें भी अनेक प्रकार के लवण और क्षार का प्रयोग किया जाता है। चित्रक का प्रयोग किया जाता है, त्रिकटु का प्रयोग किया जाता है, कर्कट श्रृंगी, कुपिलु, कुष्ठ आदि का उपयोग अदरक, स्वरस और शहद के साथ करने से लाभ होता है। फिर शूलहरवटी, शंखवटी, आम पाचकवटी, अग्नितुंडी वटी, चित्रकादि वटी, सज्जीशार, यवक्षार, सामुद्रादि चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, कटफलादि चूर्ण, ये सब कफशूल में उपयुक्त कल्प है। भल्लातक का भी कफशूल में अच्छा उपयोग होता है। भल्लातकास और संजीवनी गुटी, जैसे भल्लातक का कल्प कफशूल के लिए व्याधि प्रतिनिधि समझे जाते हैं। ये जो बताया है ना एकदम परफेक्ट है। ऐसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें चिकित्सा करना पड़ता है। कंचन मैम है क्या? कंचन मैम शायद नहीं जुड़ पाई हैं। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि पेशेंट को खाने के बाद अरुचि हो गया, हुरलास होने लगा, पेट दर्द होने लगा? ऐसे किसी ने देखा है तो कृपया बताइए, अनम्यूट करके देखिए हो पा रहे हैं क्या? अनुरिता मैम है, अंजना मैम है, कोई बताइए कृपया, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं? शशि तिवारी मैम, सविता पेठे मैम, नवजोत कौर मैम, कि पेशेंट को हुरलास होने लगा, नौशिया होने लगा? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। होता है ऐसा, कई बार होता है ना कि पेशेंट अभी ठीक था, खा पी लिया तो उसके बाद उसको ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा इस तरह के होते हैं जी सर। अच्छा, तो ये चिकित्सा जो बताया है ना ये सब ऐसे ही बताया है कि त्रिकटु और चित्रक, हिंगवाष्टक चूर्ण ये सब देना चाहिए।
सर नमस्कार। हाँ सर, बताइए सर। सर 1 वीक बैक में एक पेशेंट देखा था, एक पीडियाट्रिक केस था। 8-10 इयर्स का एक फीमेल चाइल्ड था। तो वो भी खाने के बाद वो उल्टी कर देता था जी और रुचि था, भूख नहीं लगता था जी और डल था वो, ज़्यादा उसका एक्टिव नहीं रहता था ऐसा। जी हम्म, और उसका हेतु में देखा तो वो अध्यसन था, वो जो मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहा था, चॉकलेट पकलेट ज़्यादा खाता था ऐसा, जी जो स्वीट्स जो है। तो अ, ये सब था। तो मैं भी उसको थोड़ा अग्नितुंडी दिया और लंघन करने के लिए कहा, हिंगोस्टेक चूना ऐसा कुछ दिया था 2-3 दिन। अभी तक फॉलोअप में नहीं आया, पर अभी सिम्टम्स जब पढ़ा तो याद आ रहा है। मैंने तो ऐसे टीचर मेरे पास आए थे, वो बता रहे थे कि हमारे पास सर ऐसे बच्चे आते हैं जो माए हैं ना, वो नर्सरी में या जो LKG UKG वहाँ की माए ना जबरदस्ती दूध पिला पिला के भेज देती हैं, और बच्चे आते हैं पेट दर्द करने का शिकायत करते हैं और उल्टी कर देते हैं फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट जो जी लेक्चर होता है उसमें प्रेयर होता है उसके, या प्रेयर करते टाइम पर भी उल्टी कर देते हैं। और यही सारे सिम्टम्स दिख रहे थे उधर शुल के, वो दूध पिलाना और वो भी बॉर्नविटा वाला दूध पिलाना और हाँ चॉकलेट सर। पिलाना, ये सब हम्म। आप लोगों ने देखे हैं तो कुछ बताइए, कुछ अनुभव। आरती मैम, कंचन मैम कहाँ गई? कंचन मैम नहीं आई आज। ठीक है, कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सन्निपात शूल की चिकित्सा, ये पढ़ते हैं। इसमें 11 नंबर का श्लोक है। सन्निपात शूल के लक्षण। सर्वेषु दोषेषु च सर्वलिंगम विद्याद्भिषक सर्वभवम हि शूलम सुकष्टमेनम विजवज्रकल्पम विवर्जनम प्रवदन्ति तजज्ञा। मतलब सभी दोषों के प्रकोप से यदि शूल होता है तो दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं, सब दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं। वैद्य उसे सान्निपातिक शूल समझे, यह असाध्य होता है। विद्वान वैद्यों का कहना है कि इसकी औषधि नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह असाध्य है, विष और वज्र के समान जीवन का अंत करने वाला होता है। इसमें इतना सीवियर पेन होता है, इतना सीवियर होता है कि पेशेंट बच ही नहीं पाता है। और टीकाकार क्या बोलते हैं? टीकाकार बोलते हैं कि एक मिनट, 11 नंबर का श्लोक, हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि सभी दोषों से होने वाला और सभी दोषों के लक्षणों से युक्त शूल जो होता है वो सान्निपातिक होता है। यह शूल विष और वज्र के समान अत्यंत कष्टप्रद होता है। वैद्य इसको वर्ज कर दें और इसको असाध्य माना गया है। इसमें चिकित्सा क्या बताया, एक मिनट में बता रहा हूँ। इसमें तो चिकित्सा बताया ही नहीं है, इसके लिए कोई चिकित्सा नहीं होता है, ये असाध्य होता है। इसमें बोल रहे हैं कि तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं, कष्टप्रद होता है, असाध्य होता है और मरण प्राय होने से इसकी चिकित्सा नहीं, हम चिकित्सा दे सकते हैं लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं होता है, यह असाध्य बताया। योग रत्नाकर में इसका कोई चिकित्सा नहीं। अब आता है आमशूल 12 नंबर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। इसमें बोल रहे हैं आम जनित शूल। अगर अग्निमंद हो गया है, कुछ खाया पिया, अभी जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि पूरन पूड़ी खा लिया त्योहार के दिन, बहुत ज्यादा दाल भर के, और जो पूड़ी खाते हैं गुड़ और दाल बना के, चना दाल से, और ऐसे आमशूल के पेशेंट आते हैं। तो ये बोल रहे हैं आटोप हरलास वमि गुरुत्व स्तमित्य आनाह कफ प्रसेके ही कफस्य लिंगेन समान लिंगम मामोद्भवं शूल मुदाहरंती। मतलब इसमें आटोप होता है, आम जनित जो शूल होता है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, उबकाई आता है, वमन होता है, देह में भारीपन शीतलता होता है, पेट फूले हुए रहते हैं, मुंह से कफ निकलता है, और कफ के शूल के समान ही लक्षण होता है, लेकिन इसमें आम के सिम्टम रहेंगे। अग्निमांद्यता रहेगा, ढका रहेगा बहुत बेकार, और आम के खट्टा ढका रहेगा, ऐसा लगता है कि पचा हुआ नहीं है। और टीकाकार बोलते हैं आम शूलम महा आटोप इत्यादि कफस्य लिंगेन कफ शूलोक्त लिंगेन। मतलब कफ के सारे सिम्टम दिखते हैं। आम जन्य शूल में पेट तन जाता है, उसमें गुड़गुड़ शब्द होता रहता है, उबकाई आती है, जी मिचलाता है, वमन होता है, गौरव होता है, स्तमित्य गीले कपड़े से लपेट दिया है ऐसा फील होता है, आना होता है, मुंह से कफ स्रावी होता है। इसके अतिरिक्त शेष लक्षण कफ शूल के समान होते हैं। कफ शूल में कैसे बता रहे हैं कि हुरलास, उबकाई, खांसी, अंगसाद, अरोचक, थुकथुकी, स्तमित्य, कोष्ठ एवं सिर में भारीपन, सिर में भी भारीपन होता है, और खाना खाने के तुरंत बाद होता है, और प्रातःकाल सूर्योदय के समय, शिशिर और वसंत में ये कफत शूल ज्यादा होता है, आमद शूल।
इसमें चिकित्सा बता रहे हैं कि इसमें कफशूल जैसे ही चिकित्सा करना पड़ता है। तो आम पाचक, लंघन और अग्निवर्धक चिकित्सा अपेक्षित है, और पीने में कोष्ण जल या शुंठी सिद्ध जल, चित्र का प्रयोग, पिपली मूल का प्रयोग, एरंड मूल, विड लवण, लहसुन, सज्जी क्षार, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, ये सारे दीपन पाचन के औषधि उपयुक्त हैं। अनुपान के लिए उष्णोदक का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो आम जनित होते हैं, लोग बहुत ज्यादा शादी ब्याह में बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कोई फंक्शन में गए ओवर ईटिंग कर लिए तो उनको आमदशूल होता है। कुछ अनुभव है तो बताइए कृपया, किसी का अनुभव है? तो ये तो बहुत ही कॉमन होता है। प्रणाम हाँ बताइए मैम, मोनिका मैम। सर, ऐसा तो बहुत कॉमनली देखा जाता है सर। तो आप कि क्या बहुत देते हैं? ज्यादा हिंगोली, हिंग का सर, हाँ, देते हैं? ऐसे में कुछ भी, हाँ सर, जैसे सिंपल अगर कुछ और नहीं भी है तो अजवाइन भी इसमें काम करती है, और नहीं तो कुछ भी इस तरह का अष्टचूर्ण, इस तरह की कोई भी ये काम कर, या चित्रकादी वटी, ये ज्यादातर दी जाती है सर। तो चित्रगादी वटी चूस के देती हैं क्या ऐसे ही पानी के साथ, और कितना मात्रा चूस के सर। सर 4-5 टैबलेट्स एट वन टाइम चूसने के लिए। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू। और आशा मैम आप क्या बता रही हैं? जी सर, हमारे यहाँ भी ऐसे कॉमन पेशेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें मैं ज्यादातर एरंड हरितक ही चूसने के लिए देती हूँ, और साथ में अगर पित्त वाला पेशेंट है तो उसमें हिंगवाष्टक चूर्ण का काफी अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो हिंगवाष्टक चूर्ण कभी ऐसे गर्म पानी से या फिर घी से दे देती हूँ। उसमें शतावरी घृत और थोड़ा सा सितोपलादी चूर्ण मिला देती हूँ, क्योंकि आमदशूल वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उसमें ज्यादातर आम के साथ कफ ज्यादा रहता है, तो उसमें सितोपलादी का भी अच्छा रोल रहता है। जी, और कभी त्रिभुवन कीर्ति वगैरह भी दिया है क्या? सर मैं नॉर्मली त्रिफला पे ज्यादा जाती हूँ, जी त्रिभुवन कीर्ति नहीं दिया है अभी तक। ठीक है। और किसी को कोई अनुभव है क्या? आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? आपके पास पेशेंट आए आमद शूल के, आम जनित शूल के, और वो भी प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, सर इसमें लहसुन आदि वटी भी बहुत अच्छा काम करती है। वो चूसने को 2-2 टैबलेट्स चूसने को 2 तो, और बाकी ये चूरन तो है ही है, जैसे मैम ने बताया। ये तो तुरंत ही देते हैं गर्म पानी से। काफी कॉमन है सर ये प्रॉब्लम, तो घर में भी जैसे देखें किसी को कोई पार्टी फूड में खा लें, शादी में अक्सर ऐसे खाया ही जाता है बाहर, तो इन चीजों से आराम मिलता है सर। आम पाचक वटी तो है ही है। जी। और आरती मैम आप कुछ बताइए, आप इतना इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, कुछ आपका अनुभव कि आपके पास आम शूल के पेशेंट आए? आरती शर्मा मैम, वंदना पाठक मैडम जी, आप कुछ बताइए। अंजना मैम। आम, हाँ, और आमच हमको हेतु जब हम पूछ लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं और लग जाता है कि ये आम की वजह से है, तो पेशेंट की प्रकृति देखते हुए उसका आम का पाचन करना चाहिए, और हमको ड्रग्स सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि उसको आम को पाचन करें। बहुत सारे यहाँ पर बताए गए, जैसे तो पित्तज है अगर तो अविपतिकर यूज कर सकते हैं, और कफज है तो चित्रकारी, मतलब प्रकृति को देखते हुए अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो अच्छा रहता है। कभी कभी पित्तज प्रकृति का पेशेंट है और उसको आम शूल लेकर आया और चित्रकारी 5-6 चित्रकारी दे दी तो एकदम जलन महसूस होने लगती है उसको। तो इस चीज का बहुत ध्यान देते हुए हम लोगों को आम का पाचन करना चाहिए, और उसके बाद फिर वातानुलोमन करें अगर ऐसा है कि वहां पर जो है वहाँ शूल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि शूल कहीं ना कहीं जो है वो वायु जो है वो फंसी रहती है। तो धीरे से जहाँ वास्टर जैसे मैडम ने बताया, तो थोड़ी मात्रा में चूस के दिया, या और भी द्रव्यों से अजवाइन का पानी हल्का सा, और भोजन उसको तुरंत ही जो है वो खत्म करा के लंघन पे ले आना चाहिए पेशेंट को, और उसके बाद फिर धीरे धीरे लघु आहार से यूश वगैरह स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे भोजन पर लाना चाहिए, तो बहुत आराम मिलता है। उसके स्थानिक प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे हींग का प्रयोग और कैस्टर ऑयल का प्रयोग, ये भी कर सकते हैं स्थानिक। और भोजन मतलब लंघन का, और जो भी हम
औषधि देते हैं आम पाचन की, उसको प्रकृति के अनुसार चूज करके ही दें तो ज्यादा उचित है। जी जी। और आप लंघन कैसे देती हैं? मतलब पेशेंट आते हैं तो आमाशूल में, तो लंघन किस तो तरह से? पहले तो कुछ भी खाने को मना कर देते हैं वेजीज में। जी लंघन से मतलब है कि टोटल लंघन, यानी कुछ भी नहीं लेना है पहले तो, फिर जब भूख उत्पन्न हो जाए तो फिर यूज से स्टार्ट करते हैं। मतलब लंघन से मतलब है कि पहले कुछ भी ही नहीं लेना। जी ठीक। ठीक है। और कोई लोग बताइए, डॉक्टर विनीता चौहान मैम, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके पास पेशेंट आते हैं ओवर ईटिंग की वजह से पेट दर्द हो रहा है और लाश हो रहा है? प्रणाम वंदना मैम, आपने ये बहुत अच्छा बताया। लंघन, हाँ लंघन मेन कराना चाहिए, मैं भी करवाती हूँ। तो मैम जैसे आपने लंघन में बताया, तो पर्टिकुलरली आप कुछ युष कल्पना का यूज करती हैं या फिर जो भी नॉर्मल आहार होता है उसी में थोड़ा सा कम खाने के लिए बोलती हूँ? नहीं, मैंने मैं सुना शुरू में उष्णोदक, जैसे उसने उसकी प्रकृति क्या है और वो क्या खा के आया, तो हमने पानी बनाया अपना, पानी जी बनाया, 1/3 उड़ा दिया पानी में से, या आधा कर दिया या 1/4 कर दिया। वो हाँ, जल बना के पहले जल पर ही रखते हैं। लघु जल पे, ओके। बाद जब आम का पाचन होने लगता है, उसको भूख उत्पन्न होती है, तब फिर मुद्ग यूष, एकदम जैसे मूंग की दाल को पका दिया और उसका जो बीज है बस वो हल्का सा फटा, और उसके बाद उसको छान दिया विदाउट एडिंग एनी घी वगैरह, केवल नमक डाल दिया, और उसके बाद उसको बहुत थोड़ी मात्रा में पीने को दिया। वो फिर पेशेंट धीरे धीरे खुद ही बताता है अग्नि तेज होगी, उस हिसाब से उसमें रोटी के छिलके मिला सकते हैं, या गेहूं का दलिया थोड़ा सा मिला के बॉईल करके दे सकते हैं, या उसी दाल को पहले हल्का सा गाढ़ा, या बिना जैसे हमने पहले एकदम यूज दिया दाल को हटा के, फिर पतली दाल दे दी रात को, फिर रोटी गला के दे सकते हैं। और जैसे जैसे अग्नि उसकी ठीक होती चली जाएगी, शूल खत्म होता चला जाएगा, वैसे वैसे प्लान कर लेते हैं। हाँ, मतलब जैसे हम संसर्जन क्रम में कराते हैं वैसे ही करवाते हैं ना आप? जी जी मैम। जी जी, ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। और डॉक्टर विनीता मैम, आप कुछ बोलने वाली थी? डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप लोग का अनुभव बताइए, आप लोग शेयर करिए। प्रणाम सर, प्रणाम आपके सर। पास ऐसे पेशेंट है ओवर ईटिंग की वजह से पेट दर्द होने लगा? हाँ सर, ऐसा कॉमन होता है, बच्चों में भी ऐसा हो जाता है। तो यही है, जैसे वंदना मैम ने बोला कि लंघन करवाते हैं, और उनको सर मैं वही धनिया जीरे वाला पानी पीने के लिए बोलती हूँ जब प्यास लगे तो। और उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, जैसे सूक्ष्म रस या अभिपत्तिकर चूर्ण, हिंगवस्त्रक चूर्ण, लसनाधिपति, चित्रकाधिपति, इस तरह से देखिए सर। जी ठीक है। प्रणाम सर। हाँ मैम बताइए। सॉरी सर, पहले आंसर ही दे पाई आप खाना सर। बना रहे थे, मुझे मालूम है, आप लोग सर बिजी। यार, हाँ कट कर वेजिटेबल्स कट कर रही थी और कुकर हाँ की विसल की बहुत आवाज आ रही थी हाँ सर। इसमें सर आमशूल के बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, नॉर्मल में ही घर में ही कई बार घर के लोग ही पेशेंट्स बन जाते हैं। तो इसमें नॉर्मली मैं संजीवनी वटी और अग्नितुट्टी वटी देती हूँ, तो उससे एक बार पेन तो सब साइड हो जाता है। उसके अलावा जो घर का ही बना हुआ नींबू का अचार रहता है सिंपल, जिसमें नमक और अजवाइन रहता है बहुत ज्यादा मात्रा में, और बहुत पुराना अचार रहता है, उसका जो रस रहता है वो इमीडिएटली पेन रिलीफ करता है। नमक और अजवाइन और थोड़ा जीरा होता है उसमें, तो उससे सडन मतलब पेन रिलीफ हो जाता है। और जैसे मैम ने लंघन का बताया, तो पेशेंट को ये बोलते हैं कि लंघन करो। अगर किसी को बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम है कि सीवियर पेन होता जा रहा है, तो वो जो आता है सत पुदीना कर्पूर और अजवाइन, उसको पतासे में डालकर पेशेंट को उसको थोड़ा सी मात्रा में भी देने से सडन पेन रिलीफ होता है। और नाभि के आसपास हींग के चूर्ण का लेप देसी घी में डालकर उससे भी रिलीफ होता है। या एरंड का जो पत्ता रहता है उसको थोड़ा सा गर्म करके हींग का लेप करके एरंड का पत्ता गर्म करके उसके ऊपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन पे अगर लगाते हैं तो उससे भी सडन पेन रिलीफ हो जाता है। बहुत अच्छा बताया आपने। यहाँ पे पांचवती में चिंचा क्षार लवण, चिंचा लवण, ये सब का प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमें दीपन पाचन और आम का पाचन करने वाले ही द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा हो तो फिर पेशेंट को कभी कभी मैं सद्य वमन भी करा देती हूँ, अगर बहुत ज्यादा अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ सद्य वमन, तो क्योंकि उसमें उल्लास हो ही रहे तो। उसमें पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ आता है। वमन करते ही पेशेंट बिल्कुल लाइट हो जाता है और घंटे 1.5 घंटे में पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है।
अगर किसी में बहुत सीवियर पेन हो रहा हो। और सद्य विरेचन भी करा देती हूँ, सद्य वमन भी। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, और किसी को बताना है कुछ? पेशेंट तो सबने मैनेज किए हैं, जो बताना चाहते हैं बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है द्वंद्व शूल, 13 नंबर का श्लोक। इसमें बता रहे हैं दो दो दोष से बस्तो हृद पार्श्व पृष्ठेषु सशूल कफवातिका, मतलब कफवात में बस्ती, हृदय, पार्श्व, मूत्राशय, पीठ में शूल होता है, ये कफ वातिक होता है, कफ और वायु। फिर है कुक्षो नाभि मध्येषु च शूलः कफपैत्तिका, मतलब कुक्षी में, हृदय में, नाभि में शूल होता है तो कफ पैत्तिक होता है, कफ और पित्त। उसके बाद में दाह ज्वर करो घोरो विज्ञ वात पैत्तिका, दाह हो, ज्वर हो तो ये वात पैत्तिक शूल समझना चाहिए। अन्य आचार्यों ने शूल के दोष से स्थान बताए हैं, जैसे कि वायु से मूत्राशय में, पित्त से नाभि में, कफ से हृदय पसवाड़े में और कुक्षी में होता है, ऐसा बता रहे हैं। द्वंद्व शूल का बहुत ज्यादा मतलब महत्व है, क्योंकि दो दो दोष वाले आते हैं। तो इसमें टीकाकार बोलते हैं वात पैत्तिक चरकोक्त वात पित्त शूल स्थाने द्रष्टव्य एवं सन्निपातको अपि उक्त दोषत्रय स्थाने यदुक्तम वातात्मकम वस्तिगतम वदन्ति पित्तात्मकम चापि वदन्ति नाभ्याम ऋतुपार्श्वकुक्षो कफ सन्निविष्टम सर्वेषु देशेषु स सन्निपातत इति, मतलब वातपैतिक शूल चरकोक्त वातपैतिक शूल के स्थान पर समझना चाहिए। इस प्रकार सान्निपातिक भी त्रिदोष शूल के समान समझना चाहिए। जैसे कि कहा भी है कि बस्तिगत शूल को वातात्मक, नाभिगत शूल को पित्तात्मक और हृदय पार्श्व और कुक्षी में होने वाले शूल को कफात्मक और सारे शरीर में होने वाले शूल को सान्निपातिक कहते हैं। जो शूल बस्ती प्रदेश, हृदय प्रदेश, पसली और पीठ में हो वह कफवातिक है। जो शूल कुक्षी, हृदय प्रदेश और नाभि मंडल में हो वह कफ पित्तज होता है। और जो शूल सारे शरीर में दाह तथा ज्वर उत्पन्न कर दे वह शूल वात पित्त शूल होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं, इसकी चिकित्सा क्या बोलते हैं? योग रत्नाकर में बोला है इसकी चिकित्सा पित्त वात शूल के लिए कंटकारी, बृहति, कुश, काश, इक्षु, गोक्षुर और एरंडमूल से बनाया हुआ कंटकारी आदि क्वाथ देना चाहिए। पित्त कफश शूल के लिए पटोल आदि क्वाथ शहद के साथ देना चाहिए। द्राक्षादि क्वाथ का भी लाभ होता है। वात कफश शूल के लिए अनेक प्रकार के क्षार उपयुक्त होते हैं। अनेक क्षार मिलाकर तैयार किए जाने वाले क्षार जल में पिपली या लवण मिलाकर देना भी लाभदायी होता है। मोनिका मैम, आपके पास आयुर्वेद ये रस आयुर्वेद शाला, इसका कोई मेडिसिन है क्या जो पेट दर्द में दिया जाता है? मोनिका मैम आप हैं? शायद मैम ड्राइव कर रही हैं। जी सर, नहीं सर ड्राइव नहीं कर रही। हाँ सर आयुर्वेदशाला का सर इनके कुछ कुछ आते हैं सर मेडिसिन, जैसे एसिडिटी के लिए इन्होंने एक कॉम्बिनेशन निकाला, पेटेंट एसिडेक्ट के नाम से आता है, तो उसमें अविपत्तिकर बटी जैसे कंटेंट्स होते हैं। और इसके अलावा सर बाकी इस तरह की कोई मेडिसिन इनकी लोजेंजिस या ऐसा कोई इंस्टेंट वाला ऐसे नहीं आता। चूर्ण फॉर्म में सर आते हैं, वो अष्टचूर्ण और वो सब आते हैं, दाढ़ी मादी चूर्ण, अष्टचूर्ण वो आते हैं जी। ठीक है मैम। और हनुमंत राय जी, आप पतंजलि का कुछ बताइए ना प्रोडक्ट जो मतलब ये पेट दर्द में काम आता है। हनुमंत राय जी सुन पा रहे हैं क्या? कंचन मैम आज तो नहीं आ पाई है। जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए ना। हमारे यहाँ सर उद्रामित बटी आती है, हिंगवाष्टक चूर्ण हमारे यहाँ। अच्छा, उधर पेट दर्द के पेशेंट तो आते ही होंगे आपके पास? जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू। चित्कादी बटी वगैरह इसी से स्टार्ट करते हैं सर, चित्कादी बटी, हिंगवाष्टक चूर्ण। सर एक शिवाचार पाचन चूर्ण भी है ना पतंजलि हाँ, का, हाँ, वो भी हाँ, हाँ, हाँ। वो भी काफी अच्छा वो रिजल्ट कितना मात्रा में देते हैं आप लोग? वो सर आधा चम्मच देते हैं सर, 3-3 ग्राम। 3 ग्राम। हिंगवाष्टक चूर्ण सर आधा चम्मच। जी हाँ, डॉक्टर रमेश गौतम जी आ गए हैं, ये अभी टीका भी पढ़ेंगे अष्टांग हृदय में। रमेश गौतम जी, हम आपको आज, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप कब टीका पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए। पेट दर्द के पेशेंट आए तो आप लोग क्या क्या दे सकते हैं? डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आकांक्षा मैम, कुछ बताइए। आप लोग कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं।
ठीक है, आप लोग सोचिए फिर बताइएगा। साध्य साध्य शूल, ये हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर का श्लोक। इसमें बोल रहे हैं कि एक दोषोत्थितः साध्यः कृषि साध्यो द्विदोषजः सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्व साध्यो भूयोर उपद्रवः। मतलब एक दोष से उत्पन्न शूल साध्य होता है, दो दोष से उत्पन्न कष्ट साध्य होता है, तीन दोषों से उत्पन्न बहुपद्रव वाला शूल जो होता है वो दारुण शूल असाध्य होता है। शूल के उपद्रव ये हैं, वेदना होना, बहुत ज्यादा पेन होता है, सिवियर पेन होता है, पिपासा लगना, प्यास बहुत लगती है, मूर्छा होना, आना होना, गौरव होना, भारीपन, अरुचि, खांसी, श्वास और हिचकी के झटके बहुत ज्यादा आते हैं। ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही पेशेंट आते हैं। टीकाकार बोलते हैं साध्यत्वादि लक्षण महा एक इत्यादि भूय उपद्रविति उपद्रवास्तु वेदनादय यदुक्तम वेदना च तृषा मूर्छा ह्याना हो गर्वारुचि कास श्वास हिक्का च शूलस्य उपद्रवः स्मृतः। मतलब ये बोल रहे उपद्रव ऐसे बता रहे हैं कि पीड़ा, तृष्णा, मूर्छा, अनाह, गौरव, अरोचक, का, श्वास और हिचकी, ये शूल के उपद्रव कहे गए हैं। एक दोष जन्य शूल साध्य होता है, द्विदोष कष्ट साध्य, तीनों दोषों से होने वाला अत्यंत दारुण और वेदनादि पूर्वक उपद्रव वाला शूल असाध्य होता है, ऐसा बताएं। और इसमें कोई चिकित्सा नहीं बताई है जो ये बताएं साध्य साध्य में, या आपको मैनेज खुद करना है दो दोषों का या एक दोष का। अब आता है परिणाम शूल, ये जो अल्सरेशन हो जाता है, पेप्टिक अल्सर, डिओडेनल अल्सर, तो उसके आप लोग के कुछ अनुभव है तो अल्सरेशन पे कुछ बताइए। पेप्टिक अल्सर, डिओडेनल अल्सर वाले नॉर्मल से वो अजीब होता है, बहुत ज्यादा होता है। आकांक्षा मैम आप कुछ बताएंगी? डिओडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, किसी और का अनुभव है तो बताइए। शंकर प्रसाद जी, रमेश गौतम जी। सर मेरा नेटवर्क बहुत इशू है सर, मुझको आज ही बातें सुनाई दे रही है। मैं हमें सुनाई दे रही है ना आपकी बात, आप बोलिए ना। सर मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, बहुत डिस्टर्बेंस है। मैंने 2 बार लीव करके किया, उसके बाद भी बारिश हो गई शायद नीचे। अच्छा, मैं ज्वाइन करती हूँ सर के वो व्याख्यान माला का कुछ बताइए ना। सर मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊँ? हाँ ठीक है, नेक्स्ट सेशन। आज मैं रात में ना लेट हुई, बच्चों को लंच देके फिर मैं ज्वाइन करती हूँ। ठीक है। हाँ वंदना मैम आप कुछ बताइए, डिओडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर के अनुभव कुछ। वंदना मैम, कमल मैम कुछ बताइए आप। हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर ये परिणाम शुल्क का डिओडेनल अल्सर का एक पेशेंट मेरे पास आया था। एक्चुअली मॉडर्न ने डायग्नोसिस कोलोनोस्कोपी करके किया था। तो पेशेंट को 15 डेज में कोई उल्टी वगैरह ऐसे कोई भी पहुंच नहीं रहा था। और पेशेंट का कंप्लेंट था कि 15 इयर्स पहले वो टोबैको चिंग और चाय का जो रहता है इंटेक बहुत, और तीखा खाना ये बहुत रहता था, रात्रि जागरण वगैरह। लेडीज थी और प्रकृति में भी कृष थी सर पेशेंट। तो उस पेशेंट को मैंने पहले तो उन्होंने आईवी एंटीबायोटिक वगैरह सब चला दिया था, फिर भी उसका उल्टी, और इतना मानो कि पानी भी ले तो भी उसका पेट दर्द होता था और सडन उल्टी होता था पेशेंट को। तो ऐसे पेशेंट में मैंने एसटी, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, सुवर्णमाक्षिक और गैरिक और थोड़ा सा जो हमारे मध के साथ चाटन चालू किया था। और सुवर्ण सूत शेखर सर सबलिंगुअली मैंने दिया था पेशेंट को। और कैस्ट्रॉइल जो रहता है ना सर, वो पेशेंट को मैंने नाभि में दिया था। तो पेशेंट का स्टार्टिंग में मैंने दिया तो थोड़ा वो रिलीफ आने लगा पेशेंट को। और जब 4 दिन के बाद पेशेंट का जो खाना खा रही थी वो भी मानो मुक्त आयुष मैंने दिया था, उसके बाद खाने के लिए सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं लेना। तो 5वें दिन में पेशेंट अच्छा हो गया था। और उसके बाद पेशेंट को मैंने 15 दिन ये चलाया था। और लघु सूचक भी पेशेंट को 15 दिन ओरली पेशेंट को दिया मैंने। तो वो परिणाम शुल्क कम हो गया और पेशेंट भी फिट फाइन हो गया। और सूक्ष्म त्रिफला भी उस टाइम पे मैंने दिया था सर पेशेंट को 5 दिन के बाद जी। तो पेप्टिक अल्सर खाने के पहले दर्द होता है ना, डिओडेनल अल्सर खाने के बाद होता है ना? नहीं सर, वो पानी भी लेती थी ना तो उसका नौशिया ठीक है, मुझे ये बताइए हाँ, पेप्टिक अल्सर जो होता है, स्टमक में जो अल्सर होता है, खाने के वो पहले खाने के पहले
खाने के पहले होता था, लेकिन डायग्नोसिस में उन्होंने डिओडिनल अल्सर बताया था मॉडर्न ने, लेकिन मैंने तो गैस्ट्राइटिस हुई, कोलाइटिस, ये दोनों भी मैंने ऐसे करके किया था सर, लेकिन उनका मॉडर्न डायग्नोसिस डिओडिनल अल्सर था सर। जी, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे एक क्लासमेट को ऐसे ही बहुत ज्यादा डिओड्रेनल अल्सर था, तो मैंने हेतु निकाला तो पता चला कि वो जो मेस में खाना खाता था कैंटीन में, तो वहां पे ना बहुत ज्यादा बासी खाना को सोडा डाल के ये ऐसे अच्छा बना के दिखा के और उसको दे देते थे, तो उसके बॉडी को सूट नहीं किया वो। और वो मालेगांव का रहने वाला था और वो पुणे का पानी भी सूट नहीं कर रहा था, और बहुत ज्यादा यहाँ का खाने में तीखा वगैरह बना के दे देते, तो उसको इतना अल्सरेशन हो गया था, इतना पेट दर्द हो, इतना पेट दर्द। तो हमारे एक गाडगिल सर हैं, उनका वो स्टूडेंट था, तो सर ने जलौकावचारण पहले तो कराया और खाने के बाद दूध पीना है ये बता रहे थे, और बाकी ये सुच्छेकर, कामदूधा और प्रवाल पंचामृत ये अदल बदल के दिए पित्त शामक, और उसको कम से कम 3.5 साल लग गया पूरा ठीक होने में। बहुत ज्यादा पेन होता था, इतना सीवियर पेन होता था उसको खाने के बाद। आप लोग का कोई अनुभव है तो बताइए, तब तक हम ये पहले ये श्लोक पढ़ देते हैं। 15 और 16 नंबर का श्लोक, परिणाम शूल के निदान। स्वनिदान प्रकपितो वायु सन्निहितास्तदा कफ पित्ते समावृत्य शूलकारी भवेद बलि भुक्ते जीरति यत् शूलम तदेव परिणामजम तस्य लक्षणमप्येत तत्समासेनाभिधीयते। इसमें बता रहे हैं कि अपने कारणों से कुपित होके निकटवर्ती वायु कफ और पित्त को आच्छादित करके शूल उत्पन्न कर देता है। यह शूल भोजन पचने के समय होता है, जो भोजन पचने के समय हो रहा है उसको परिणाम शूल कहते हैं। इसके लक्षण संक्षेप में कहते हैं, एक मिनट, बस इतना ही कहा है, संक्षेप में कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं, परिणाम शूलम महास्वरित्यादि अस्य च त्रिदोषस्यापि नियत परिणाम काल संभवत्वेन पित्तोल्बणत्वं द्रष्टव्यम यदुक्तमन्यत्र बलासः प्रच्युतः स्थानात् पित्तेन समूर्छितः वायुमादाय कुरुते शूलं जीरते भोजने कुक्षो जठर पार्श्वेषु नाभो बस्तो स्तनान्तरे पृष्ठमूल प्रदेशेषु सर्वेस्तेषु वा पुनः तत्परिणामजं शूलं दुर्वेग्यं महागदं तमाहुरस्वाहानं स्रोतसां दुष्टि हेतुकम् केचिद् अन्नद्रवं प्राहुरन्ये तत्पक्ति दोषतः पक्तिशूलं वदन्ते केचिद् अन्नविदाहजम् इति भुक्ते जिर्यता आहारे पच्यमाने। मतलब परिणाम शूल का लक्षण कहते हैं सूर्य इत्यादि। यद्यपि परिणाम शूल त्रिदोषज होता है, तथापि चूंकि वह नियत रूप से भोजन के पच्यमान काल में हुआ करता है, अतः इसे पित्तोल्बण त्रिदोषज समझना चाहिए। और पित्त केवल बढ़ता है, लेकिन ये त्रिदोषज होता है। जैसे कि अन्यत्र भी कहा गया है कि कफ अपने स्थान से च्युत होकर जब पित्त स्थान ग्रहणी में पहुंचता है, तो पित्त के स्थान मूर्छित होकर समान वायु को भी साथ लेकर भोजन की पच्यमानावस्था में शूल उत्पन्न कर देता है। यह शूल कुक्षी में, उदर में, पसवाड़ों में, नाभि प्रदेश में, बस्ती प्रदेश में, स्तनांतर में, हृदय प्रदेश में, पृष्ठ में, त्रिक प्रदेश में, इन सब में समकाल की पीड़ा उत्पन्न कर देता है। यह शूल भोजन के पश्चात ही वमन कर देने से शांत होता है। अभी आरती में हमने कहा ना कि मैं उल्टी करा देती हूँ, तो इसमें यही बोला है कि वमन कराने के बाद शांत हो जाता है और आहार के पच जाने पर भी शांत हो जाता है। यह शूल शाली के चावल व्रीहि और शाली चावल खाने से बढ़ता है। जो चावल वगैरह खाएंगे ना तो ये बढ़ जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं कि यह घोर और दुर्वेग्य महारोग को परिणाम शूल कहते हैं। यह शूल रसवाही स्रोतों को दूषित करने वाला होता है। कुछ आचार्य से अन्न द्रव्य कहते हैं, कुछ आचार्य पाचन शक्ति के दूषित हो जाने से इसे पक्ति शूल कहते हैं, और कुछ आचार्य से अन्न विदाह शूल मानते हैं। अन्न का विदाह हो रहा है, अन्न पच नहीं रहा, कच्चा कच्चा हो रहा है और पित्त का स्त्राव बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए होता है। भुक्ते जिरेती अर्थात आहार के पचने के समय ये हो जाता है। आप लोग का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। सर कोलेसिस्टाइटिस में भी तो इसी टाइप का पेन रहता है। कोलिसिस्टाइटिस, हाँ वो तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड होता है ना। हाँ हाँ, वो तो पित्ताशय में ये हो जा रहा है, इसीलिए हो रहा है। तो इसमें ट्रीटमेंट हाँ बदल जाएगा सर। उसमें ट्रीटमेंट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपने सही बोला, उसको भी परिणामशूल में ही लेना चाहिए जी। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो मैं और बताता हूँ। सर एक मेरा जूनियर कॉलेज में हाँ
तो सर पेट दर्द होता था तो इन्वेस्टिगेशन कराया तो उसको ड्यूडेनल अल्सर 3-4 जगह निकले छोटे छोटे। तो वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है सर, RD मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे दिखाने गए उसको। तो उन्होंने एंटास्टेट और 1-2 दवाइयाँ लिखी और उसको 4 महीने के लिए सर सिर्फ बिना नमक की दाल मूंग की और रोटी और अंडे का सफेद वाला भाग और केला, ये सर इतना डाइट दिया 4 महीने, और कुछ दवाइयाँ दी थी 2-3, तो फिर वो धीरे धीरे सर पूरा ठीक हो गया था। 4 महीने उसको इसी डाइट पे रखा था सर। अच्छा जी सर। और मेडिसिन में क्या दिया था? एंटासिड था सर, ये सुक्राल फ्लैट वगैरह आता है जो इसी टाइप की 2-3 दवाइयाँ थी सर। अच्छा ये मैं आपको 15 साल पहले का एक जूनियर का वो बता रहा हूँ, साथ में ही रहता था वो। तो अच्छा फिर 4 महीने उसकी यही डाइट रखी और तो वो धीरे धीरे ठीक हो गया। अच्छा और कुछ नहीं खाया। उसकी जो हेतु था सर, वो नॉनवेज बहुत ज्यादा खाता था, स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा खाता था, इसलिए उसको ऐसा हुआ। ठीक है। इसमें परिणाम शूल के बारे में बताया है कि भुक्ते जिरेत शूलम तदेवम परिणामजम, जो उदर शूल भोजन के परिपाक काल में होता है, यह इसका प्रत्यात्मक लक्षण है, इसी को परिणाम शूल बोलते हैं। भोजन के परिपाक काल में, जब खाना पच रहा है तब। पित्त की अधिकता भोजन के पच्यमानावस्था में या परिणमन काल में होती है। पैतिक शूल भी उसी टाइम पे होता है, इसलिए पित्त शूल और परिणाम शूल में सारधम्य है, सिमिलैरिटीज है। तथापि परिणाम शूल केवल आहार की पच्यमानावस्था में ही पाया जाता है। इसके विपरीत पित्त शूल आहार के परिणमन काल के साथ साथ दिन रात ऋतु में होने वाले पित्त प्रकोप काल में भी हो सकता है। परिणाम शूल जो होता है वो त्रिदोष जन्य होता है, उसमें वाताधिक्य होता है, ऐसा वर्णन है, बहुत सीवियर पेन होता है। तो पित्त शूल केवल पित्त के कारण ही है। परिणाम शूल और पित्त शूल की विशेषता ध्यान में रखना चाहिए। फिर इसमें बोल रहे हैं कि स्वनिदानिक प्रकोपितो वायु सन्निहितस्तदा, मतलब रुक्ष आदि स्व कारणों से प्रकोपित हुआ वायु जो है आमाशय में स्थित होकर भोजन के परिणमन काल में कफ पित्त को आवृत करके यहाँ पे आवरण जन्य संप्राप्ति होती है और इससे शूल उत्पन्न कर देता है। फिर बोल रहे हैं कि बलासा प्रच्युत स्थानात् पित्तेन समूर्छितः वायु मादे कुरुते शूलम जीरति भोजने स्वनिधन प्रकृतो वायु सन्निहितस्तदा कफ पित्ते समवर्त शूलकारी भवेत बलि, मतलब स्वस्थान से च्युत कफ जब विकृत पित्त से संयुक्त होकर वायु का भी अधिक शोभ उत्पन्न कर देता है, उस समय पच्यमान अवस्था में कुक्षी में, उदर में, पार्श्व में, नाभि प्रदेश में, मध्य वक्ष में, कटी प्रदेश में, सभी जगह या एकाध स्थान पर शूल उत्पन्न होता है। ये वर्णन मधुकोशकार ने तंत्रांते युक्तम कहकर संप्राप्ति का विवेचन करते समय किया है। और इसमें अन्न व स्रोतस और रस व स्रोतस की दृष्टि प्रमुखता से दिखाई देती है। और इसके बाद में बोल रहे हैं कि स्वस्थान से च्युत क्लेदक कफ एक होता है, दूसरा विकृत पित्त, मतलब पाचक पित्त विकृत हो जाता है, स्व कारण से वात प्रकोप होता है, वायु का अधिक शोभ होता है, और वो पच्यमान अवस्था में कुक्षी, उदर, नाभि, पार्श्व, बस्ती प्रदेश, मध्य वक्ष तथा कटी प्रदेश में सभी जगह या एक स्थान पर शूल उत्पन्न करके परिणाम शूल करता है। इसमें बोल रहे हैं कि यह भोजनोपरांत या छर्दी हुई तो तुरंत कम हो जाता है, खाना खाने के बाद तुरंत कम हो जाएगा, कुछ लोगों का खाने के पहले स्टार्ट होता है, खाना खाने के बाद शांत हो जाता है। अन्न के परिणमन काल में यह शूल अधिक रहता है, अन्न का पूरा परिपाक होने के बाद अपने आप कम हो जाता है। शूल चावल खाने से बढ़ता है, परिणाम काल में कभी कभी छर्दी होती है और अम्ल पित्त की तरह छर्दी के बाद आराम लगता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब खाने के पहले तो पेट दर्द बहुत ज्यादा होता है, खाने के बाद शांत हो जाता है, लेकिन उल्टी आती है, रोज खाना खाने के बाद उल्टी आती है और उल्टी होने के बाद पेट दर्द ठीक हो जाता है। इसके बाद में मतलब ये कैसे विषम है, कभी ठीक हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी ठीक हो रहा है, अलग अलग अवस्थाओं में। और बोलते हैं कि इस उपशय अनुपशय से व्याधि निश्चय करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ विद्वान परिणाम शूल को ही अन्नद्रव्य शूल कहते हैं, परंतु माधवकार ने अन्नद्रव्य शूल अलग मानकर उसके लक्षणों का अलग वर्णन किया है। परिणाम शूल को अन्नद्रव्य शूल कहना उचित नहीं लगता है। परिणाम शूल यह पाचक दोषों से संबंधित है, इसलिए इसे पक्ति शूल ये संज्ञा अनेक विद्वान देते हैं। अब आप लोग बताइए कुछ एक्सपीरियंसेस। डॉक्टर शशि मैम, मीनल मैम, कुछ बताइए, आप लोग के पास पेप्टिक अल्सर के पेशेंट आए हैं, उसमें हम लोग पेंटाप्रेजोल, फिर डोमपेरिडोन, ऐसे सब दवाइयां देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। सर हाँ मैम, बताइए मैम। हाँ सर, इस
सर शूल के पेशेंट जैसे कि हम 2 दिन से पढ़ ही रहे हैं कि हम हर तरह के शूल के पेशेंट सर आते हैं, वातिक में भी और पैथिक में भी, और ये जो परिणाम शूल के भी पेशेंट्स बहुत तरह के आते हैं। सर उसका वही है कि डायग्नोस प्रॉपर कर सकें हम कि किस कारण से हो रहा है। ज्यादातर पहले तो सबकी ज्यादातर की हिस्ट्री होती है कि वो बहुत लंबे समय तक इस तरह के जो एंटासिड्स हैं वो ले रहे होते हैं, और उनकी हिस्ट्री में ये भी दिखता है कि उनका जो अन्न पान है वो गलत तरीके से चल रहा होता है। कुछ लोगों का बहुत लंबे लंबे समय तक गैपिंग करना वो एक कारण बन जाता है। कुछ लोगों का ये होता है कि वो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा रहे होते हैं, वो एक कारण बन जाता है। और सर इसमें हमें थोड़ा सा लंबे समय तक दवाइयां देने के अलावा टाइट काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले पेशेंट को ये बताना कि जो वो ले रहे हैं वो कहाँ गलत है, और उसके अलावा उसका टाइमिंग सही करना, सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है। और हम लोग उनको, मैं तो सबसे पहले डाइट काउंसलिंग ही करती हूँ कि डाइट काउंसिल करने के बाद में पेशेंट को ये बताना कि उसका सही टाइमिंग क्या है, और उसके बाद वो ये कहते हैं सर हेतु हटाना जरूरी होता है, पर हेतु पे वर्क करना कि किस कारण से हुआ है उसको, वो करके उसके बाद सर मेडिसिन तो सबको ही पता है कि यही सब देते हैं, कामरुदा रस मुक्ता शुक्ति, शतावरी हुआ, सूतशेखर सर आमाच अगर है तब उस टाइम सूतशेखर, और अगर बहुत ज्यादा तो उसमें सर मुलेठी का भी काफी अच्छा वर्क होता है, वो मुलेठी बहुत अच्छा वर्क करती है। शूल वर्जनी वटी सर इसमें एक मैं प्रयोग करती हूँ, उसका भी बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और सर उसके बाद वात का अनुलोमन साथ साथ एक जरूर लगा, मतलब रहता ही है कि वात का अनुलोम अगर प्रॉपर होगा तो ये शूल की प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से कवर होती है। वात का अनुलोमन के लिए एरंड है या फिर एरंड ब्रस्ट हरित की है या फिर सिर्फ त्रिफला है, ये एक चीज जरूर साथ में ऐड करती हूँ। जी बहुत अच्छा सर बताया। हाँ सर इसमें एक चीज और ही मैं जानती हूँ कि हम जब भी कुछ पेशेंटों में मंदाग्नि की भी प्रॉब्लम है कि उनका भोजन डाइजेस्ट ही नहीं, मतलब खाना पचता नहीं है, उनको डकारें भी आ रही होती हैं, और उसके अलावा फिर उनका मोशन भी क्लियर नहीं हो रहा होता है, वो मतलब कभी कभी उनको कोष्ठबत्ता, कभी कभी कहते हैं सर वो ज्यादातर वो रहता ही है कोष्ठबत्ता, वो उनका साथ में रहता है। सर इसमें पहले हम अग्निदीपन की दवाइयां साथ में दें या फिर पहले पहले उसको दे दें, उसके बाद में फिर ये कामदुधा वाला योग चलाएं। हाँ, तो पहले दीपन पाचन करना है तो आपको कटु रस नहीं देना है, तिक्त रस और घृत ऐसे देना है। कटु रस वाले कोई पंचकोल वगैरह देंगे तो कभी कभी एग्रेवेट हो सकता है। तो तिक्त रस और घृत वाला पहले देकर उसका दीपन पाचन करके हाँ, फिर उसके बाद जैसे हम आपने रस पाचक रस पाचक ऐसे दे दिया और दाढ़ी मादी घृत दे दिया थोड़ा सा, तो वो हील, घी जो है वो अल्सर को हील करता है। हाँ सर ठीक है सर। और एलोपैथी में तो सर्जरी करते हैं कि जो नर्व ज्यादा पेन कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो वो लेप्रोस्कोपी करके और फिर वो नर्व को ही कट कर देते हैं। नहीं सर हम लोग वही वही अंतर है सर कि वो उसको खत्म करते हैं, हम उसका कारण खत्म करते हैं। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं सबसे पहले मैं उनका हिस्ट्री में कम से कम 1 घंटा लगाती हूँ, इसलिए कि ये जो चीज है वो क्यों है, और उनको वो समझाया गया है कि वो क्यों है, उस कारण को आप खत्म करिए, फिर उसके बाद मेडिसिन लेंगे तो वो इफेक्ट देती है। कल आप ठीक है सेशन में, कल का सेशन देखिए, जो लोगों ने नहीं देखा है, वो एक आंटी आई थी, उनको पूरे बॉडी में ऐसे फफोले फफोले हो रहे थे। कल शशि मैम ने केस टेकिंग किया था, तो हाँ उनका हेतु क्या मिला कि कोरोना काल में उन्होंने बहुत ज्यादा गरम मसाले का काढ़ा पिया, और उन्होंने विरुद्धन भी खाया, केला, दही और टमाटो सॉस, अलग अलग सॉस डाल के वो खा रही थी, इसलिए पूरा बॉडी स्किन खराब हो गया है। कल का आप देखिएगा हाँ रात। सर हाँ सर देखो सर, ये कोरोना के बाद तो बहुत पेशेंट हर तरह के सर, ये भी बहुत ज्यादा ही आए हैं कि काढ़े लोगों ने बहुत सिवियर अच्छे से पिए हैं, तो प्रॉब्लम भी आई है उससे लोगों को, किसी भी चीज की अति बुरी होती है, और वो भी सर गाइडेंस में ही लेना चाहिए था हर चीज को, उन्हें बिना डॉक्टर की किसी गाइडेंस के वो ले रहे हैं काढ़ों को, ये सोच के कि उसी से सारे कीटाणु खत्म हो जाएंगे, वो गलत ही हुआ है। उनको शशि मैम कल केस टेकिंग करी थी तो वो बता भी रही थी हंस हंस के, लेकिन उनको कितना पेन है और कितना खुजली और कितना तकलीफ है उनको ही मालूम है। हाँ सर स्किन का प्रॉब्लम था सर बहुत ज्यादा सिवियर। आप देखिए ना, आपको ऐसे देख के इतना डर लगेगा, इतना वो फपोले फपोले आप कल की संभाषा का ऐसा वीडियो आगे पीछे करके देखिए, डेंजरस था, पूरा बॉडी में फैल गया है। यस सर। ठीक है, शशि मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आशा मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, वो तो पेशेंट तो कल थी ही खतरनाक, और जो मैम ने बोला अभी बात
सही है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका मतलब मंदाग्नि भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और डकार उकार आती रहती है। तो इस तरह के तो पेशेंट काफी आते हैं। और आपकी वो बात बड़ी मुझे वो लगी कि मॉडर्न वाले जैसे बोलते, आपने बोला ना, वो काट देते हैं कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तो बॉडी ऐसे थोड़ी चलती अच्छा, है वो कुछ कट लोग। करते हैं बाद में, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, वो कुछ ट्रीटमेंट थोड़ी ना करते हैं, वो केवल हाँ नर्व। सर, वो हम आप समझते हैं, आयुर्वेद वाले समझ सकते हैं ना, एलोपैथ वाले नहीं समझ सकते हैं। और पेशेंट भी नहीं समझता इन चीजों को ना, कि जैसे अब जब आ ही चुके हैं इतने सारे सर्वे कि पेंटाप्रोजोल वगैरह है, जो भी एंटासिड्स लेता है, बाद में हार्ट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर सिस्टम सब हो रहा है, उस सिस्टम को कट कर देते हैं कि आपको सेंसेशन ही ना पता चले। अब सेंसेशन नहीं पता चलेगा तब तो पेशेंट और लापरवाही भी करता है, लेकिन पेशेंट इस बात को नहीं समझ पाता है। तो जब उसको प्रॉब्लम भी होती है, बाद में कोई बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, तब वो ये नहीं मानता कि मैं वो जो अंग्रेजी दवा खा रहा था उसका साइड इफेक्ट था और कुछ मेरे हेतु थे। तो आयुर्वेद वाले ये क्या चीज बोलते हैं, बहुत। ये मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो लोग खाएंगे नहीं क्या? पैसा है तो खाएंगे नहीं क्या? परहेज क्यों इतना सारा देते हैं आप लोग पेशेंट लोग अरे को? सर, मेरे बेटे ने एक बार बोला, मैंने कहा कि आप तो 6 महीने परहेज कर लो, तो मेरा बेटा कहता है 6 महीने। हमने कहा अच्छा भाई, अभी 6 दिन तो परहेज कर लो, और लॉन्ग टर्म में ठीक होना है तब अच्छा खासा परहेज करना पड़ेगा। तो मेरा बेटा भी सॉस खाता है, इसलिए कल मुझे ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं सर बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैम, मुझे ये तो मतलब बिल्कुल अजीब टाइप की कॉमन चीज है, लगती इस है। तो मतलब ये तो इसको हेतु माना नहीं जाएगा कि सॉस खाता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि वही है कि हम 40 रुपए किलो टमाटर लेके चटनी नहीं बना पाते, उसकी और वो 200 रुपए का सॉस हमको इतना ज्यादा प्रिजर्वेटिव सहित अच्छा लगता है कि वो बच्चे क्या बड़े भी बहुत खाते हैं सर, बहुत ही ज्यादा मैम पता कॉमन है। नहीं, और अब तो होना नहीं डिफरेंट। चाहिए। तो उसमें क्या फ्लेवर मिलता है? जैसे मैंने एक दो बार मोमोज वोमोज मैंने भी खाए हैं, मार्केट में शायद एक बार खाया क्या, घर पर मेरे कभी साल भर में एक बार बनता है तो खाते हैं। वो भी लिमिटेड 4-5 पीस खाया। तो लोग कैसे खाते हैं, मुझे तो फ्लेवर ही नहीं आता, क्योंकि मैं वही कल बोल रही थी कि मैम की एज तो 60-65 थी जो पेशेंट थी। एक एज में तो मतलब वो जिस टाइम के हम लोग से बड़े, मतलब मदर एज के हैं हमारे लोग के, तो उस टाइम के लोगों को कैसे पसंद आता है सॉस, उसका फ्लेवर अजीब टाइप का गंदा सा होता है। मुझे तो प्रॉपर टिपिकल सड़ा हुआ इंडियन खाना टमाटर होता है, चाहिए। सड़ा मतलब हुआ क्योंकि टमाटर है वो पूरा। सर, मैम उसमें कुछ ऐसे सर केमिकल्स टमाटर होते भी नहीं हैं। डालते, आपने पढ़ा है सॉस में लौकी का बनाते हैं, लौकी में कलर डाल देंगे, जो सड़ी गली लौकी आती है उसको लेते हैं और उसमें डाल के बनाते हैं, क्योंकि टमाटर तो मार्केट में कई बार बहुत कॉस्टली होता है ना, कंपनियां टमाटर का सॉस नहीं बनाती है, वो कहने को टमाटर होता है। आप पढ़िए तो उन सबके मतलब प्रिपरेशन तो बहुत ही गंदा होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। और ठंड में मैम हमारे यहाँ सोती थी, ठंड में तो सोना और होता है। हाँ, जी ये जो मैम। टमाटो सॉस बनाते हैं ना, ये बहुत गंदी तरीके से बनाते हैं। हाँ। इसमें वो लोग सोडियम मोनोग्लूटामेट और ये सोडा बाई कार्ब वगैरह बहुत डालते हैं, कलर भी डालते हैं। तो ये अपने मेरे पास भी ऐसे वो केसेस तो मैम आते हैं। मुझे पता है। हाँ, और हम हाँ, अगर घर पे नहीं बनाते हैं मुझे ना, तो तो मैंने एक बार महकती है ये सब चीजें मैम। हाँ, तो यही है आजकल के बच्चों में जो वड़ा पाव के साथ चटनी देते हैं या फिर मोमोज के साथ चटनी देते हैं, उसमें भी यही रहता है सर। आप देखिएगा उसमें अगर आप कभी चखेंगे ना, तो सॉल्ट और चिली इतना मतलब एक्सेसिव अमाउंट में होता है। आप 2 दिन ही खा लो तो ही अपने को एसिडिटी हो जाए, पता नहीं वो लोग कैसे खा लेते हैं। और ऐसे काफी पेशेंट आते हैं, उनको हाँ मैम, पता भी मेरे नहीं घर में चलता है कि बनता है, हम मेरे ये सब देवरानी बनाती है जब विरुद्धाहार मोमोज की और चटनी, तब मैंने देखा था कि, हाँ, तब मुझे समझ में आया कि वो मतलब उसमें रेड कलर की मिर्ची पड़ती है, मुझे नहीं मालूम था कि हाँ ये राइट ऐसा राइट बनता भी है। तो लोग खाते हैं। वो जो मेयोनीज आता है, वो कितना मतलब मेयोनीज अजीब तो टाइप की कंप्लीट स्मेल होती विरुद्धाहार है। है। और मैं तो चीज वो कंप्लीट विरुद्धाहार। हाँ, सब विरुद्ध आ रहा है, क्योंकि सबका तरीका है। आपने देखा ना चीज कैसा लगता है, जैसा प्लास्टिक जैसा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो कोई खाने का सामान नहीं है। मतलब कहने को आप सेल कर रहे हो, बेकरी प्रोडक्ट है, उसमें बेकरी कितना है और घटिया चीज कितना है, गॉड नोस, सिंथेटिक मैं उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन जो उसका लुक सिंथेटिक एजेंट्स सिंथेटिक एजेंट्स उसमें ज्यादा रहते हैं मैम, तभी उसका जो एक स्ट्रक्चर रहता है ना मेंटेन। आप घर पे बना के देखिए, मैंने एक बार घर पे भी हाँ, ट्राई किया था, वो इतना मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं आता है। और अच्छा। मीनल मैम ने बहुत सही से बताया कि जो ट्रीटमेंट अब पता नहीं प्रोटोकॉल मैम, होता है मुझे तो परिणाम पसंद ही शूट नहीं के है सब बारे में। चीजें ना। हाँ। जी मैम, मीनल मैम जो बता रही थी हाँ। ना, मैं उसके नहीं, वो बारे में आपने उन्होंने बिल्कुल बहुत सही सही कहा है, प्रोटोकॉल पेशेंट की बताया। ऐसी कंप्लेन होती है, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो जी, कल मैम का और इसमें एक आप तो थे यश। रहे होंगे सेशन में, मतलब मुझे जी देख जी, कर डर लग रहा था उनका, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हाँ, इट वाज परमात्मा रियली अच्छा करे। स्कैरी। तो
हाँ, क्योंकि आप सोचो आपको हल्का सा कहीं कुछ हो जाता है, आप खारिज करते हो तो आप कितने परेशान हो जाते हो, और होल बॉडी इस तरह की सिचुएशन ब्लिस्टर फॉर्म हो जाए, तब तो मेरे को तो पता नहीं क्या कुछ तक की तरफ ध्यान चला गया कि मतलब आयुर्वेद के उन्होंने हिसाब ना से ये देखे तो हेतु कुछ ठीक। सेवन काफी लंबे समय से किया है मैम। हेतु सेवन जो विरुद्धाहार और हाँ, ये वो पित्त रस बता कटुरस नहीं का रहे थे ना, सेवन जैसे पहले काफी उनके लंबे मुंह से समय से निकला किया था। है। हाँ, कर रहे थे ना, 6-7 महीने पहले प्रॉब्लम शुरू हुई, फिर बाद में हो गया नहीं 3 महीने पहले से शुरू हुआ है। उनको प्रॉब्लम रही होगी, जो कोरोना टाइम में किया है सो किया है, वो उसने एग्रीवेटिंग फैक्टर का काम किया है। जी जी। तो और उनका है ना बहुत कनाडा वो था। जाना, ये वो तो वेदर भी चेंज होता है, उसकी वजह से भी वात बढ़ता है, क्योंकि यहाँ गर्म है हाँ अपना वेदर और वहां जाके वो हाँ। ठंडे में रहे, तो ये भी एक फैक्टर रहता है एग्रीवेशन के और लिए, मैम वात वहाँ तो बढ़ने और का। प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं लोग, यस। क्योंकि यूएस यूएस अच्छा का एक मीनल मैम, कल्चर है। आप बता मतलब रही मुझे थी। बहुत हंसी आती हाँ कि हाँ खाना बनाकर मैम 1-1 महीने फ्रिज में रखकर खाते हैं बाहरी लोग। जी मैम। मीनल मैम, आप अब जो आप बता रही सोचो थी ना वो। कि यष्टि मधु का आपने प्रयोग किया था, तो यष्टि मधु का काफी अच्छा रोल है, इवन पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, इसमें सब में, क्योंकि वो जो स्प्लेनिक बेड जो होती है ना, उसके अंदर आप देखिए कि यष्टि मधु घृत है पर्टिकुलरली, वो रोपण का काम करता है, और वो कम से कम 2 या 3 महीने आप अगर कंटिन्यू चलाएंगे ना दीपन पाचन के साथ, वो रेगुलरली रिजल्ट देता है। ये मैंने भी पाया यस है। मैम, यष्टि मधु का तो मैं, जैसे कि अभी एक पेशेंट था, उसको तो मैं टोबैको च्यूइंग के साथ ये सब प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको यष्टि मधु, अजवाइन और कुछ कुछ चीजें और डाल के च्यूइंग के लिए दिया, तो उसने कहा कि मैम नेक्स्ट वीक आया कि मैम मैंने तंबाकू छोड़ दिया है, मैं आपका वो वाला फॉर्मूला चबा रहा हूँ, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन भी रहता है, और उसका दोनों काम हो रहा है, क्योंकि उससे उसका हीलिंग भी हो रहा है, उसका च्यूइंग का भी पर्पज सॉल्व हो रहा है। तो हम लोगों को ऐसा युक्ति करके करना पड़ता है बहुत सी चीजें, कि पेशेंट का ये प्रॉब्लम भी, वो उसकी बहू काफी समय से आ रही थी दवाई लेने के लिए, तो वो अपने फादर इन लॉ को लेकर आई कि मैम ये तंबाकू बहुत खाते हैं, इनको खांसी है, इनको एसिडिटी है, ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसकी, तो उसको मैंने दिया था। अभी मेरे कल ही आया था वो पेशेंट, इसमें तो आप मुझे गिलोय याद आया सत्ती कि ऐड यष्टि मधु को मैंने उसमें कर रजमोल और बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, वो बहुत अच्छी चीज है। हेलो, इसमें और गिलोय। मैम वॉइस जा रही है थोड़ी सी आपकी। आप इसमें मैम गिलोय क्या सत्ती दिया ऐड था? करती है। मैम उसको मैंने यष्टि मधु और अजवाइन और थोड़ा सा उसके अंदर मिश्री, सौंफ और नारियल का बनवा के मिक्सचर वो दिया था कि इसको, उसमें हल्का सा कसैलापन भी लाना होता है ना, तो इसलिए अजवाइन डाल दो तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, कसैलापन भी आ जाता है और वायु का नमन भी होता है। तो ये मैंने उसको च्यू करने के लिए बना के दिया था मैम, तो वो उसको इतना समझ में आया कि उसने अपना तम्बाकू गुटखा छोड़ दिया। बहुत अच्छा उपवास ये टाइप मुझे, बना के दिया आपने। हाँ, क्योंकि उनको एक एंजाइटी और उसको बस्ट करने के लिए एक च्यूइंग के लिए कुछ हाँ, चाहिए एक होता है। हैबिट रहती है ना, वो छोड़ने के लिए हाँ, कुछ चाहिए। यस। नाइस कॉम्बिनेशन। मैम आप ग्रुप में डाल देना, क्योंकि कई बार इस तरह के पेशेंट आते हैं, क्रेविंग होती है, वो खाते एक रहते हैं मिनट, कुछ ना कुछ। हाँ मैम डाल, बताओ। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलेंगे हम थोड़ी देर के बाद। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू, धन्यवाद।